खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर के 4 दिन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आज से खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर के बैठक शुरू हो जाएगी। मकर संक्रांति पर कल सुबह खिचड़ी मेले का आयोजन होना है। सीएम योगी ने जनता दरबार लगा करके लोगों की फरियाद भी सुनेंगे वो। इसी के साथ गोरखपुर में हर साल की तरह इस साल भी खिचड़ी के मेले का 1 महीने तक चलने वाले इस मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके लिए बैठक करेंगे। कल से इस मेले की शुरुआत होनी है। बड़े पैमाने पर यह मेला आयोजित किया जाता है जो 1 महीने तक रहता है। गोरखनाथ परिसर में ही दूर दूर से लोग आते हैं, बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं, मन्नतें मानते हैं। मन्नत पूरी होने पर खिचड़ी चढ़ा के जाते हैं और बड़े मेले में कई तरीके के आयोजन होते हैं। ऐसे में इन तमाम व्यवस्थाओं पर नजर हमेशा की तरह है इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। गोरखपुर में खिचड़ी मेले का आयोजन है। आपको बताएं कि ये मेला 1 महीने तक चलता है। गोरखपुर के 4 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी चढ़ाना शुभ माना जाता है। गोरखनाथ मंदिर में गोरखपुर में त्रेता युग से ये परंपरा चली आ रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। सीएम योगी इस मेले को लेकर के बैठक कर रहे हैं। खिचड़ी मेले की तैयारियों की वो समीक्षा कर रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर को सजाया गया है। ये वो मौका है साल में एक बार जब खिचड़ी मेला लगता है 1 महीने के लिए, तो पूरे मंदिर को अलग तरीके से सजाया जाता है। परिसर में बड़े बड़े झूले और वो व्यवस्थाएं चीजें होती हैं जिसके देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन आस्था का विषय होता है यहाँ खिचड़ी चढ़ाना। लोग अपनी मन्नतों के साथ आते हैं। जहाँ बाबा को खिचड़ी चढ़ाते हैं, कई मन्नत लेके आते हैं तो कई की मन्नतें पूरी होती हैं। ऐसे में महत्व काफी बढ़ जाता है। आइए सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं, जहां एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक की खबर मिल रही है। क्षेत्र के सांसद विधायकों की यह बैठक है। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद हैं। सुबह 12 बजे यह बैठक होनी है और बैठक में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मंथन होगा। 12 बजे यह बैठक होगी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री की मौजूदगी में। इसके अलावा क्षेत्र के सांसद विधायकों को बुलाया गया है। एमएलसी की 5 सीटों पर किस तरीके से जीत को सुनिश्चित किया जाए, इसे लेकर के मंथन होगा। 12 बजे का वक्त है। ये मीटिंग बुलाई गई है बीजेपी की ओर से, जहां एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर के बीजेपी की रणनीति तैयार है। अब ग्राउंड पर किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना है ये देखना होगा। इसी के लिए ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। क्षेत्र के सांसद विधायक सभी को बुलावा भेजा गया है। इस बैठक की बात करें, अध्यक्षता भूपेंद्र चौधरी करेंगे, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विधायक और सांसद की मौजूदगी भी रहेगी। तो देखिए इस बैठक में होगा क्या, वोट प्लान की पाठशाला होगी ये। स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। लखनऊ में भाजपा दफ्तर में ये अहम बैठक होनी है। क्या होगा, एमएलसी चुनाव में जीत की रणनीति को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। नाराज कार्यकर्ताओं को लेकर भी यहां मंथन होगा, ये भी खबर आ रही है। भाजपा के सांसद और विधायक वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के स्नातक शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों पर मतदान होना है। इसे लेकर मंथन की स्थिति है। 30 जनवरी को स्नातक शिक्षक एमएलसी का चुनाव होगा इन 5 सीटों पर और इसीलिए रणनीति तय हो चुकी है। किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, जमीन पर उतरना है, ये चीजें अब सुनिश्चित हो जाएंगी या फिर इस पर रिपोर्ट ली जाएगी। आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बैठक को लेकर इनसाइड अपडेट क्या है। विवेक, देखिए स्नेहलता, 5 सीटों पर जिन पर चुनाव होना है शिक्षक और स्नातक का, उसमें कुल मिलाकर 39 जिले आते हैं। यानी एक जो क्षेत्र है शिक्षक का हो या स्नातक का हो, उसमें सब मिला के 5 में 39 जिले आते हैं और इनके सभी सांसदों को और विधायकों को बुलाया गया है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति कानपुर में है, चूंकि वहाँ से जिसको टिकट दिया गया है, जिसको सिंबल दिया गया है भाजपा की तरफ से, दूसरे प्रत्याशी ने भी दावेदारी ठोक दी है, निर्दलीय नामांकन करा लिया है और आज उनको भी बुलाया गया। दोनों प्रत्याशी यहाँ बैठेंगे, बात करेंगे, एक सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश की जाएगी। भूपेंद्र चौधरी ने बीते दिनों कहा भी था कि जो जिनको सिंबल दिया गया है और जो दूसरे हैं जो दावा ठोक रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, उनको समझा बुझा के बैठा देंगे, चुनाव से उनका नामांकन वापस करवा देंगे। हालांकि इसकी संभावना नहीं दिख रही है। कानपुर में कशमकश जारी है दोनों प्रत्याशियों के बीच में। दावेदारी दोनों की मजबूत है, चूंकि ये चुनाव बड़ा अजीबोगरीब होता
होता है, इसमें जो शिक्षक खंड का चुनाव होता है उसमें सभी शिक्षक वोट डालते हैं और स्नातक खंड के चुनाव में स्नातक वोट डालते हैं, यानी जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनको वोटर बनाना पड़ता है। जिसने मेहनत की होगी, जिसने वोटर बनाए होंगे, उसी की दावेदारी सबसे मजबूत होती है, जिसके सबसे ज़्यादा वोटर बने होते हैं, जो वोटर लिस्ट में स्नातकों के नाम शामिल कराता है, उनकी वोट की पर्चियां बनवाता है। ये मेहनत का काम है। इसीलिए इस चुनाव में कानपुर से दावेदारी 2 लोगों की है और वो दावेदारी आज यहाँ पर तय हो जाएगी कि कौन, जिसको सिंबल दिया गया है वो चुनाव लड़ेगा या फिर जिसने बगावत की है वो चुनाव लड़ेगा। अगर बगावत करने वाले को बैठा सकते हैं तो बैठाने की कोशिश की जाएगी। सांसद होंगे, विधायक होंगे, सभी 39 जनपदों के सांसद विधायक आएंगे। भाजपा की कोशिश ये है कि 5 सीटें जीती जाए। 3 सीटें भाजपा के पास पहले से हैं, 2 सीटें बाकी हैं। कोशिश ये होगी कि किस तरह से 5 सीटों पर कमल खिलाया जाए, उसके लिए क्या रणनीति होगी, जमीन पर क्या काम करना होगा, कैसे आगे, चूंकि ये चुनाव मैसेज भी है, आगे निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, इसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो एक बड़ा मैसेज होगा। छोटी से छोटी चुनाव की जो रणनीति होती है वो भाजपा बना रही है और हर चुनाव को एक बड़ा चुनाव समझ के लड़ती है, चूंकि पार्टी 24 घंटे उस मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है, तैयारियां करती रहती है, जमीन पर उतरकर काम करते रहते हैं इनके कार्यकर्ता, नेता, और इसीलिए इस चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है, जो विपक्षी खेमा है, उसके बहुत ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी नहीं है, दावेदार उसके जो उन्होंने टिकट दिए हैं वो बहुत मजबूत नहीं माने जा रहे हैं। चूंकि सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, 2 बार, दूसरी बार टर्म आया है भाजपा का, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये चुनाव भाजपा के लिए मजबूत स्थिति में, लेकिन फिर भी अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं कर रहे हैं। भाजपा के जो बड़े नेता हैं, आज धर्मपाल सैनी भी होंगे और भूपेंद्र चौधरी भी होंगे प्रदेश अध्यक्ष, उसके अलावा तमाम जो सांसद विधायक होंगे वो बैठकर तय करेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए, जो रूठे हुए हैं उनको मनाने के लिए क्या मैसेज देना है, किस तरह से उनको समझाना है। ये बैठक 12 बजे शुरू होगी और 12 बजे से करीब 1 घंटा चलने की उम्मीद है कि 1 घंटे तक बैठक चलेगी और उसी बैठक में पूरी रणनीति तय होगी कि 5 में से जो 3 सीटें हैं उसमें प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, जो जीत का मार्जिन है वो कैसे बढ़ाया जाए, और बाकी 2 सीटें जिन पर भाजपा नहीं है उसको कैसे हासिल किया जाए, ये आज चर्चा होगी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है इस चुनाव को लेकर, चूंकि 30 तारीख को जो है वो वोटिंग होनी है, 30 तारीख को, और 30 तारीख के पहले देखना होगा कि जो चुनौतियां हैं उससे पार पाने के लिए किस तरीके का हल निकाला जाता है और उस हल पर काम कब तक होता है। शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे ये मीटिंग होगी, उस पर नजर बनी हुई है। आइए बताएं आपको कि ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो के हॉल नंबर 9 में आग की खबर मिल रही है। हॉल नंबर 9 में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग पर तुरंत काबू पाया गया है। हादसे के वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, क्योंकि आज से ही ऑटो एक्सपो आम जनता के लिए शुरू हो चुका है, लेकिन बड़ा हादसा ये टल चुका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से हॉल नंबर 9 में आग लगी, लेकिन यहां किसी भी तरीके के नुकसान की खबर नहीं है। वक्त रहते स्थिति काबू में आ गई। आज के दिन ही ऑटो एक्सपो की शुरुआत हुई है। बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना लाजमी है, लेकिन इसी बीच ये आग की तस्वीरें देखिए आप। हॉल नंबर 9 से ये आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। हालांकि वक्त रहते काबू पा लिया गया, क्योंकि सब व्यवस्थाएं होती हैं जब कहीं बड़ा आयोजन होता है और व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। फिलहाल आग से कोई नुकसान नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे माघ मेले की। देखिए, प्रयागराज से खबर यही है कि मकर संक्रांति पर स्नान का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बज के ये सिलसिला शुरू हुआ, जहां 4:50 तक 1 लाख श्रद्धालुओं ने सुबह 8 बजे तक 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली। धूप बढ़ने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी, इस बात का अनुमान है। 14 स्नान घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। इस बार 2 दिन तक मकर संक्रांति का पर्व रहेगा। ऐसे में आज की बात करें, सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है और बताया ये जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और भी श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति पर 2 दिन लोग स्नान ध्यान करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आस्था की डुबकी कैसे लगाई जा रही है। संगम तट पर पूजा पाठ की जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने हैं। इसी बीच इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो सुरक्षा की व्यवस्थाओं पे भी नजर है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। मौके पर जल पुलिस भी तैनात की गई है, ताकि पानी के भीतर डुबकी लगाते वक्त
किसी के डूबने या फिर परेशान होने पर मदद पहुंचाई जा सके। कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि 50 लाख लोग इस माघ मेले में शामिल हो सकते हैं। 8 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। 4.5 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली है सुबह 8 बजे तक ही, और ये आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि इस बार संक्रांति के मौके पर 14, 15 दोनों तारीख पे लोग आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे में संख्या बढ़ती चली जाएगी। आज के दिन सुबह 8 बजे तक 4.5 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली है और व्यवस्थाओं पर पूरी नजर है, होनी भी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, आस्था का केंद्र बनता है प्रयागराज। माघ मेले में साधु, संत, नागा और आम लोगों की भी, खास लोगों की भी मौजूदगी होती है। ऐसे में ये पूरा मौका साल के एक बार ऐसे पर्व के तौर पर देखा जाता है जहां स्नान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए प्रयागराज में माघ मेले की तस्वीरें बहुत खास होती हैं। कल्पवासी होते हैं जो कल्पवास करते हैं, रोज स्नान करते हैं, उनका बाड़ा, उनका टेंट और संगम से स्नान करते साधु संतों की ये तस्वीर साल में सिर्फ एक बार ही देखने को मिलती है। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव को लेकर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महोत्सव के नाम पर सरकार जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा के समय में सैफई में जो महोत्सव आयोजित होता था उसमें सरकार का नहीं बल्कि मेला समिति का पैसा होता था। भाजपा के लोग सैफई महोत्सव से गोरखपुर महोत्सव की तुलना कर रहे हैं जो कि बेबुनियाद है। बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार दोनों सैफई महोत्सव को लेकर के लगातार भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि सैफई महोत्सव सरकारी महोत्सव नहीं था। सैफई महोत्सव जो मेला समिति थी, जहां सैफई के लोग, आसपास के लोग उस समिति में थे, उस समिति आयोजन कराती थी। हाँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो सरकार का सांस्कृतिक विभाग जरूर कुछ कार्यक्रम कराता था, लेकिन जो बाकी पूरा महोत्सव था वो समिति कराती थी। अब ये तुलना कर रहे हैं, गोरखपुर में जो पैसा सरकारी बहाया जा रहा है उस पैसे की तुलना वो सैफई से कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।